और सभी आपके महत्वपूर्ण वायरल प्रश्न यहाँ पर आपको करवाए जाएंगे, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हर साल जो आपके बोर्ड परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं उनके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ। हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को यहाँ पर करने वाले हैं। तो पहला महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न कौन सा है इसमें, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आता भी है, कि दोहरा निषेचन होता है। तो आपको बताना है कि दोहरा निषेचन किसमें होता है। पहला ऑप्शन है आवर्त विजी पादपों में, दूसरा ऑप्शन है अनावर्त विजी पादपों में, तीसरा ऑप्शन है शैवाल में, चौथा ऑप्शन है कवक में। तो आपको बताना क्या है कि दोहरा निषेचन किसमें होता है, आवर्त विजी पादप में होगा या फिर अनावर्त विजी पादप में होगा या फिर शैवाल में होगा या फिर कवक में होगा। तो इसका जो आंसर है बहुत ही सिंपल सा है कि जो आपका दोहरा निषेचन होता है वो आपका आवर्त बीजी पादपों में होता है, यानी कि पहले वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लीजिएगा अच्छे तरीके से आप लोग। ये बिल्कुल आपका सही जवाब होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्ट, तो इसीलिए बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगला जो प्रश्न है वो भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि जितने भी प्रश्न हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं सभी आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। तो अगला प्रश्न आपका इसमें क्रोमोसोमीय, क्रोमोसोमीय को हम लोग हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्रीय। तो गुणसूत्रीय विकार का आपको यहाँ पर उदाहरण लिखना है, यानी कि गुणसूत्रीय रोग जो होते हैं, गुणसूत्र की वजह से जो रोग होते हैं उनका उदाहरण आपको यहाँ पर देना है। पहला ऑप्शन है आपका हीमोफीलिया, दूसरा ऑप्शन है टर्नर सिंड्रोम, तीसरा ऑप्शन है वर्णांधता, चौथा ऑप्शन है आपका फिनाइल कीटोनूरिया। तो यहाँ पर आपको ये बताना था कि ऐसे रोग का नाम आपको यहाँ पर सही टिक लगाना है जो आपका गुणसूत्रीय विकार का उदाहरण हो, यानी कि क्रोमोसोमीय विकार का उदाहरण हो। तो यहाँ पर जो टर्नर सिंड्रोम होता है आपका गुणसूत्रीय विकार का ही एक रोग है, तो इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा लीजिएगा अच्छे तरीके से। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि डीएनए और आरएनए में समानता है। तो डीएनए और आरएनए में क्या समानता होती है, ये चीज आपको इसमें बताना है। पहला ऑप्शन है दोनों में से एक शर्करा पाई जाती है, दोनों में एक शर्करा पाई जाती है। दूसरा ऑप्शन है दोनों एक समान पिरिमिडीन से युक्त होते हैं। तीसरा ऑप्शन है दोनों न्यूक्लियोटाइड्स की पॉलीमर श्रृंखलाएं हैं और चौथा ऑप्शन है दोनों एकल पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के रूप में होते हैं। तो जो डीएनए और आरएनए में समानता पाई जाती है वो आपका तीसरा ऑप्शन होता है, यानी कि दोनों न्यूक्लियोटाइड्स की पॉलीमर श्रृंखलाएं होती हैं। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर सही टिक लगा लीजिएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया उत्परिवर्तनवाद दिया था। तो उत्परिवर्तनवाद किसने दिया था ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है लैमार्क ने, दूसरा ऑप्शन है डार्विन ने, तीसरा ऑप्शन है वेलेस ने और चौथा ऑप्शन आपका ह्यूगो डी व्रीज ने। तो आपको ये बताना है कि उत्परिवर्तनवाद किसने दिया था। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब होगा आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ह्यूगो डी व्रीज ने। उत्परिवर्तनवाद किसने दिया था, तो आप बताएंगे क्या, ह्यूगो डी व्रीज ने। यानी कि जो उत्परिवर्तनवाद का जो सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो आप बताओ क्या, ह्यूगो डी व्रीज ने प्रतिपादित किया। इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपका होता है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें है डेंगू, जिसको हम लोग हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। तो डेंगू बुखार का वाहक कौन है। ठीक है, ये भी आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि डेंगू बुखार का वाहक कौन है। पहला ऑप्शन है एडीज, दूसरा ऑप्शन है क्यूलेक्स, तीसरा ऑप्शन है एनाफ्लीज और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो डेंगू बुखार है इसका जो वाहक मच्छर है वो आपका एडीज मच्छर है, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा लीजिएगा। और फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। और साथ ही में यदि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो वीडियो को लाइक कर दो। आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो, तो जल्दी से लाइक कर दो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न अब आपका इसमें हो जाता है कि अनुवांशिकता रूपांतरित पौधा है, कौन सा पौधा है जो आपका अनुवांशिक रूपांतरित पौधा है। पहला ऑप्शन है बीटी मक्का, दूसरा ऑप्शन है बीटी कॉटन, तीसरा ऑप्शन है बीटी राइस, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो यहाँ पर जितने भी हैं, बीटी मक्का हो चाहे बीटी कॉटन हो चाहे बीटी राइस हो, ये सभी आपके अनुवांशिक रूपांतरित पौधे हैं। तो इसीलिए आप लोग सभी पर सही टिक लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी पर ये सभी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपका हो जाता है कि पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक है। तो पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक कौन है इसके बारे में आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका बीरबल साहनी, दूसरा ऑप्शन है रामदेव मिश्रा, तीसरा ऑप्शन है राम उदार, चौथा ऑप्शन है केसी मेहता। तो यहाँ पर पारितंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक आपके हैं प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर सही टिक लगा लीजिएगा। तो इस प्रकार से वाला जो क्वेश्चन था ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न थे आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सारे प्रश्न जो कि मैं आज की वीडियो में आपको करवा रहा हूँ। हम लोग आगे बढ़ते हैं और थ्योरी वाले क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर थ्योरी वाले क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें आप लोग सबसे पहले 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चन करोगे और फिर हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी करने वाले हैं। हर एक प्रश्न का यहाँ पर आपको आंसर दिया जाएगा, बताया जाएगा कि किस क्वेश्चन में कितना लिखना है, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। तो अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया कि लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है। क्वेश्चन क्या है आपका, लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है और इसका क्या महत्व है।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका होता है कि लघु या धानी की सबसे भीतरी परत क्या होती है और क्या इसका महत्व है। तो इसमें आप बताएंगे उत्तर में 1 नंबर में या 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा मतलब कि नंबर इसमें आएगा नहीं। तो इसमें आंसर में आप बताओगे पराग कोश की लघु व्यायुधानी की जो सबसे भीतरी परत होती है इसको हम लोग टेप्टम बोलते हैं, यानी कि जो पराकोश होता है उसमें लघु व्यायुधानी होती है और लघु व्यायुधानी की जो सबसे भीतरी परत होती है उसको हम लोग टेप्टम बोलते हैं। और जो इसका काम होता है, काम यही होता है कि या लघु बीजाणु या परागकणों को पोषण प्रदान करने का काम करती है, यानी कि भोजन देने का काम करती है। सिंपल से इसकी परिभाषा है कि परागकोश की लघु बीजाणुधानी की जो सबसे भीतरी परत है वो टेप्टम होती है और यह लघु बीजाणु या परागकणों को पोषण प्रदान करने का काम करती है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपने समझ लिया है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपका हो जाता है मानव वृषण में सर्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य होता है। ये भी आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मानव वृषण में सर्टोली कोशिकाओं का क्या काम होता है। तो इसमें उत्तर में आप बताओगे वृषण की शुक्र नलिकाओं में उपस्थित अवलंबन कोशिकाएं या सर्टोली कोशिकाएं परिवर्धनशील जो आपका शुक्राणु होती हैं, शुक्राणु कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। सिंपल से इसकी परिभाषा है कि वृषण की जो शुक्र नलिकाओं में उपस्थित जो आपका अवलंबन कोशिकाएं होती हैं, जिसको हम सर्टोली कोशिका भी बोलते हैं, ये आपके परिवर्धनशील यानी कि जो विकासशील शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु कोशिकाओं को पोषण यानी भोजन प्रदान करने का काम करती है। तो इस प्रकार से उस वाला जो क्वेश्चन था इसका भी आंसर आपने समझ लिया है। इसे भी आप लोग देख लीजिए एक बार, अपनी कॉपी में नोट करना चाहो नोट करो, वरना नोट मत करो। आप लोग 2 बार 3 बार मेरे साथ रिपीट करते हुए चलो, ताकि ये चीज़ आपको यहाँ पर याद होती रहे। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। इस पेज को यहाँ पर मैं हटाता हूँ और अगले जो महत्वपूर्ण प्रश्न उनको हम लोग देख लेते हैं। अगला इसमें आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपका हो जाता है बहुभूरता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये होता है बहुभूरता वाला, ठीक है। तो बहुभूरता पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा, मिनिमम 2 नंबर में क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा। तो बहुभूरता पर आप बताओगे कि एक बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित होने की जो प्रक्रिया होगी उसे हम लोग बहुभूरता कहते हैं। अगर 1 नंबर में आएगा तो केवल इतना लिख देना, ठीक। क्या लिखोगे आप लोग, एक बीज में एक से अधिक जब भ्रूण विकसित हो जाएं तो उस कंडीशन में उसको हम लोग बहुभूरता बोलते हैं। सिंपल सी परिभाषा है कि एक बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित होने की प्रक्रिया को हम लोग बहुभूरता कहते हैं। यह बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश की उपस्थिति के कारण, या क्या होता है इसमें कि बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश की उपस्थिति के कारण अथवा भ्रूणकोश की अन्य कोशिका के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका जैसे सहायक कोशिका के भ्रूण के निर्माण के परिणाम स्वरूप होती है। जैसे कि उदाहरण में बता सकते हो पाइनस, संतरा आदि क्या है आपके बहुभूरता के एग्जाम्पल हैं। तो इसे भी नोट कर लीजिए आप लोग। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया कि वर्णांधता क्या है, मनुष्य में वर्णांधता की वंशागति का संक्षिप्त विवरण दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका होता है कि वर्णांधता क्या है और साथ ही में मनुष्य में वर्णांधता की वंशागति का संक्षिप्त वर्णन आपको यहाँ पर देना है, विवरण देना है। तो वर्णांधता में आप बताओगे कि वर्णांधता में नहीं लगाने के बाद कि इस रोग से ग्रसित व्यक्ति जो होता है, जो भी व्यक्ति इस रोग से ग्रसित होता है, जो भी व्यक्ति में ये रोग पाया जाता है, वह व्यक्ति लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है, यानी कि अंतर नहीं कर पाता है। इसका जो जीन होता है एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होता है और वह अप्रभावी होता है। और मादा इसकी वाहक होती है, यानी कि जो मादा है वो इसकी वाहक होती है, मादा से ही ये दूसरे व्यक्तियों में जाता है। ऐसे व्यक्तियों को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता। अब ये क्वेश्चन भी आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है कि मनुष्य में मतलब कि जिस भी व्यक्ति को वर्णांधता रोग होता है उनको रेलवे का ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता। तो इसका रीजन ये है कि ऐसे व्यक्तियों को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता है, अन्यथा जो उचित सिग्नल है यानी कि वो लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाएंगे तो फिर दुर्घटना होने की संभावना बनी रहेगी। तो इसी की वजह से जो वर्णांधता रोग से पीड़ित व्यक्ति को रेलवे का ड्राइवर नहीं बनाया जाता। तो सभी लोग याद कर लीजिएगा वर्णांधता क्या होता है। तो बताएंगे सिंपल सी कि इस रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है, इसका जीन एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होता है, वह प्रभावी होता है और मादा इसकी वाहक होती है। ऐसे व्यक्तियों को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता है, अन्यथा उचित रेलवे सिग्नल ना पहचान पाने के कारण दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया है, नोट कर लीजिए। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें दिया गया कि सिरका उत्पादन में जीवाणुओं का उपयोग होता है। तो सिरका उत्पादन में क्या होता है, जीवाणुओं का उपयोग। अब तो उसके बारे में आपको बताना है। इसमें तो आप बताओगे सिरका या एसिटिक अम्ल के निर्माण के लिए शर्करा के घोल का माइक्रोडर्मा एसिटी अथवा एसिटोबैक्टर एसिटी नामक कह सकते हो द्वारा किण्वन कराया जाता है। इस प्रकार से आपको समझना है कि सिरका या फिर एसिटिक अम्ल के निर्माण के लिए शर्करा का जो घोल होता है उसका हम लोग माइकोडर्मा एसिटी अथवा एसिटोबैक्टर नामक एसिटी से हम लोग क्या कराते हैं, किण्वन कराते हैं, जिसकी वजह से जिसके परिणाम स्वरूप हमको सिरका प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं उसके बारे में।
प्रश्न क्या है आपका कि अप्रा की परिभाषा दीजिए, इसके दो कार्य लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये होता है अप्रा वाला, ठीक है, हर साल आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आता है। तो क्या होता है अप्रा की परिभाषा और उसके दो महत्वपूर्ण कार्य, आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग अप्रा, अप्रा को हम लोग प्लेसेंटा भी बोलते हैं, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। अप्रा हिंदी में है और इंग्लिश में इसको हम लोग प्लासेंटा बोलते हैं, ठीक है, ये समझ में आपको आ गया होगा। तो इसमें आप बताएंगे कि अप्रा वह संरचना है जिसके द्वारा जरायुज स्तनधारियों का विकासशील भ्रूण या गर्भ मात्र गर्भाशय रुधिर से अपना पोषण प्राप्त करता है। यानी कि अप्रा वह संरचना होती है जिसकी सहायता से जो जरायु स्तनधारी होते हैं उनका जो विकासशील भ्रूण या फिर गर्भ होता है वो अपनी माता के गर्भाशय रुधिर से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसको ही हम लोग अप्रा बोलते हैं, यानी कि प्लासेंटा बोलते हैं। आप लोग इसको एक बार दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। फिर आपको यहाँ बताना है अप्रा के कार्य के बारे में, यानी कि प्लासेंटा के क्या कार्य होते हैं। तो उसमें आप बताओगे प्लासेंटा के कार्य में पहला कार्य बताओगे कि अप्रा के द्वारा विकसित होते भ्रूण को पोषण एवं ऑक्सीजन प्राप्त होती है। यानी कि जो अप्रा है, अप्रा के द्वारा ही जो विकसित हो रहा भ्रूण है या फिर गर्भ है उसको पोषण एवं ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। दूसरा कार्य आप बताओगे कि अप्रा द्वारा स्रावित हार्मोन गर्भावस्था बनाए रखने और शिशु जन्म में सहायता करते हैं। यानी कि अप्रा के द्वारा कुछ हार्मोन भी रिलीज होते हैं जो कि गर्भावस्था को बनाए रखने और शिशु जन्म में सहायता भी करते हैं। तो यहाँ पर आपको दो कार्य बताने थे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर तीन कार्य बता देता हूँ ताकि अगर कोई एक भूल भी जाओ तो भी आप लोग आराम से कर ले जाओगे। तीसरा कार्य बताओगे आप लोग कि अप्रा द्वारा उत्सर्जी पदार्थ भ्रूण के रुधिर से विसरण द्वारा माता के रुधिर में चले जाते हैं। यानी कि अप्रा के द्वारा जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं भ्रूण के रुधिर से विसरण के द्वारा माता के रुधिर में चले जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये समझना है कि जो भी चीज मतलब वेस्ट वेस्ट पदार्थ होता है वो क्या कहाँ चला जाता है, वो भ्रूण जो होता है भ्रूण के रुधिर से विसरण होता है माता के रुधिर में और फिर वहां से वो बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से आपको समझना है। तो इस प्रकार से अप्रा एवं अप्रा की परिभाषा और साथ ही में अप्रा के कार्य भी मैंने आपको बता दिए हैं, याद कर लीजिए सभी लोग। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन होता है भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन क्या है आपका कि मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये होता है, इसमें आपको समझना पड़ेगा डायग्राम कैसे बनाओगे आप लोग। और डायग्राम बनाना बहुत ही सिंपल है, यदि आपकी प्रैक्टिस है तो आप लोग आराम से बना ले जाओगे, कोई दिक्कत आपके यहाँ पर नहीं होगी। सबसे पहले आपको क्या बनाना होता है, सबसे पहले आप लोग को इस प्रकार से ये चीज़ बनानी होती है। इसको हम लोग केंद्रक बोलते हैं, ठीक है। इसको इस प्रकार से बनाने के बाद इसको इस प्रकार से कर दो, उसके बाद में फिर आपको कुछ करना ही नहीं है। इतना कर दिया, देखते जाओ आप लोग, एक ही बार में मैं आपको बना कर दिखाता हूँ। इस प्रकार से हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना करने के बाद ऐसे पूंछ बना दो, बस ये आपका डायग्राम पूरा होता है शुक्राणु का, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें होती है इसको आप लोगों को बना देना है, जैसा कि यहाँ पर मैंने बना रखा है। सबसे पहले आप देखोगे तो ये आपका केंद्रक होता है, रेड कलर वाला पार्ट केंद्रक यानी कि एन। उसके ऊपर होता है आपका एक्रोसोम, ठीक है। उसके बाद फिर आपका यहाँ पर जो दो बिंदु होते हैं बीच में यहाँ पर, तो इसको हम लोग बोलते हैं, पहले ऊपर वाले बिंदु को बोलते हैं समीपस्थ तार केंद्र, नीचे वाले को बोलते हैं दूरस्थ तार केंद्र, और इसके बीच में जो होता है इसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो पूरा पार्ट होता है इस प्रकार से होता है, जिसको हम लोग ये वाला जो पार्ट होता है इसको हेड के रूप में दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग हेड बोलते हैं। बीच में गला जैसा है तो इसको हम लोग नेक बोलते हैं। फिर आपका ये मिडिल पार्ट होता है और लास्ट में आपकी टेल यानी कि पूंछ होती है। शुक्राणु की संरचना आपकी इसी प्रकार से होती है, इतनी चीजें आपको लिख देना है और आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से वाला जो क्वेश्चन था अभी कंप्लीट हो गया, इसे भी आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है। अगला जो क्वेश्चन है ये भी आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या प्रश्न है, प्रश्न आपका है पारसी तंत्र की परिभाषा लिखिए, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि पारितंत्र की परिभाषा आपको लिखनी है, साथ ही में खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में क्या अंतर होता है ये भी आपको बताना है। सबसे पहले बताओगे पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा, तो उसमें आप बताओगे वह तंत्र जो वातावरण के जैविक तथा अजैविक कारकों के परस्पर संबंधों तथा प्रक्रियाओं को व्यक्त करता है, उसको हम लोग पारितंत्र या फिर पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये क्वेश्चन आप लोग देखोगे तो ये एक नंबर में अलग से आ सकता है कि पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा लिखिए, और ये सब तीनों जो साथ में आएंगे तो 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा। तो इसमें आप लोग क्या बताएंगे, पहले सबसे पहले पारितंत्र की परिभाषा में कि वह तंत्र जो वातावरण के जैविक तथा अजैविक कारकों के परस्पर संबंधों तथा प्रक्रियाओं को व्यक्त करता है उसको हम लोग पारितंत्र या फिर पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। अब यहाँ पर आपका पारितंत्र का जो परिभाषा था क्लियर हो गया है। अब आपको हमें बताना है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर। तो खाद्य श्रृंखला में सबसे पहला पॉइंट आप बताओगे हेडिंग लगाने के बाद, इसमें जीवधारियों की संख्या सीमित होती है। यानी कि जो खाद्य श्रृंखला होता है इसमें जीवधारियों की जो संख्या होती है वो सीमित होती है।
वहीं पर जो खाद्य जाल होता है इसमें जीवधारियों की संख्या होती है वो असीमित होती है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद रखना है। पहले पॉइंट में क्या था खाद्य श्रृंखला में कि इसमें जीवधारियों की संख्या सीमित होती है, लेकिन खाद्य जाल में जीवधारियों की संख्या जो होती है वो सीमित नहीं असीमित होती है। खाद्य श्रृंखला में दूसरा पॉइंट बताओगे आप लोग कि इसमें केवल एक श्रृंखला होती है। खाद्य श्रृंखला में केवल एक श्रृंखला होती है, लेकिन खाद्य जाल में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर के खाद्य जाल बनाती हैं। खाद्य श्रृंखला में लास्ट पॉइंट बताओगे कि इसके माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण एक मार्ग से होता है, यानी कि खाद्य श्रृंखला के माध्यम से ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है एक मार्ग में होता है। और वहीं पर जो खाद्य जाल होता है इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण अनेक मार्गों से होता है। तो इस प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा और साथ ही में खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में क्या अंतर होता है वो भी मैंने आपको क्लियर करा दिया है। सभी चीज़ों को नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए। क्वेश्चन क्या है आपका, रेड डाटा बुक से आप क्या समझते हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये होता है, रेड डाटा बुक, ठीक है। तो रेड डाटा बुक में आपको बताना क्या है, सबसे पहले आप बताओगे रेड डाटा बुक की परिभाषा। तो परिभाषा बताओगे सबसे पहले, तो परिभाषा समझो। परिभाषा में आप बताओगे IUCN द्वारा जारी एक विशेष किताब जिसमें विलुप्त संकटग्रस्त क्षति आशंकित दुर्लभ सुवेद तथा अनाकलित जीव जातियों का सूचीबद्ध विवरण दिया जाता है। इसको हम लोग रेड डाटा बुक कहते हैं, यानी कि IUCN। अब IUCN का जो फुल फॉर्म होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। क्या फुल फॉर्म होता है मैं आपको बता देता हूँ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एवं नेचुरल रिसोर्सेज। इस प्रकार से आपका ये होता है, तो इसका फुल फॉर्म, ठीक है। अब इसके द्वारा एक जारी की गई किताब है, विशेष किताब, जिसमें जो भी जीव विलुप्त हो चुके हैं या फिर जिस भी जीव के ऊपर संकट है, जो भी क्षति के लिए आशंकित हैं, या फिर जो दुर्लभ जातियां हैं जिनका मतलब बहुत मिलना मुश्किल है उनके बारे में, साथ ही में जो अनाकलित जातियां उनके बारे में, जीव जातियों का एक विवरण दिया जाता है सूचीबद्ध तरीके से, उसको ही हम लोग रेड डाटा बुक बोलते हैं। तो इस प्रकार से रेड डाटा बुक क्या होता है आप समझ गए होंगे। अब आपको यहाँ पर समझ लेना है रेड डाटा बुक की उपयोगिता के बारे में, ताकि आपका ये जो पूरा क्वेश्चन है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो रीड डाटा बुक की जो उपयोगिता है इसमें आप बताओगे सबसे पहली उपयोगिता कि ये पुस्तक लुप्त हो रही जीव प्रजातियों का को जानकारी देती है। यानी कि जो ये पुस्तक है, जो रेड डाटा बुक है, ये जो लुप्त हो रही है यानी कि जो विलुप्त हो रही जीव प्रजातियां हैं उनकी जानकारी देती है। ये कौन सी प्रजातियां विलुप्त हो रही है, कौन सी विलुप्त हो चुकी है और किस में कौन सी दुर्लभ है, कौन सी क्षति आशंकित है, कौन सी संकटग्रस्त है, सारी जानकारी ये देता है। इसमें बताएंगे दूसरा पॉइंट कि इससे हमें संकटग्रस्त जातियों के आश्रय स्थल की स्थिति की जानकारी मिलती है। यानी कि इस बुक के माध्यम से आप लोग ये चीज़ भी पता कर सकते हो कि कौन सी जातियां संकटग्रस्त हैं और उनकी जो आश्रय स्थल है वो कहाँ पर रहते हैं, वो भी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। फिर तीसरा पॉइंट बताएंगे कि ये हमें वर्तमान में उपलब्ध जीवों की संख्या उपलब्ध कराती है। यानी कि ये हमें वर्तमान में जितने भी टाइप के जीव हैं उनके बारे में संख्या जो है उनकी वो उपलब्ध कराती है। चौथा पॉइंट बताओगे आप लोग इसमें कि ये पुस्तक आंकड़ों के माध्यम से लोगों को जीव संरक्षण के लिए प्रेरित करते हैं। यानी कि इस पुस्तक में सारे आंकड़े मिल जाएंगे आपको कि कौन सा जीव कितना मतलब कि कितनी उसकी संख्या है और वो किस प्रकार से उनकी ग्रोथ हो रही है या फिर वो विलुप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें आपको जो पता रहेंगी तो फिर आपको ये प्रेरित करता है कि कोई भी अगर जाति विलुप्त हो रही तो आप लोग उसको किस प्रकार से संरक्षण करके उसको आगे लेकर चलो, ठीक है। तो इस प्रकार से सारी चीज़ जानकारी आपको इसमें मिलती है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें होता है IUCN तथा WWF का पूरा नाम लिखिए। IUCN तथा WWF का पूरा नाम आपको इसमें बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये भी होता है। सबसे पहले आप लोग देखो कि IUCN का पूरा नाम क्या होता है। तो इसमें आप बताएंगे IUCN में इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एवं नेचुरल रिसोर्सेज। इसका नाम होता है किसका, IUCN। इस संगठन की स्थापना सन 1948 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में की गई थी और यह संगठन दुर्लभ एवं विलुप्त जातियों के संबंध में जानकारी देता है। ये आपका हो गया IUCN। वहीं पर WWF का फुल फॉर्म क्या होता है इसमें आप बताएंगे कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसको हम लोग WWF को बोलते हैं क्या, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, या फिर हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं विश्व वन्य जीवन कोष। इस संगठन की स्थापना सन 1962 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में की गई थी। इसके अंतर्गत वन्य जो जंतुओं के संरक्षण के साथ उनके संरक्षण हेतु धन का
भी एकत्रीकरण किया जाता है। तो इस प्रकार से वाला जो क्वेश्चन था IUCN तथा WWF का पूरा नाम और साथ ही में डिटेल भी मैंने आपको बता दी है। अगर आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग पूरा डिटेल भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से वाला जो क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हो गया, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को करने वाले हैं जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं अब। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपका इसमें जो प्रश्न हो जाता है आपका है कि आवर्त बीजी पादपों में गुरु बीजाणु जनन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये होता है। इसमें क्या बताना है आपको, आवर्त बीजी पादपों में गुरु बीजाणु जनन प्रक्रिया का आपको यहाँ पर वर्णन करना है। सबसे पहले आप क्या बताओगे गुरु बीजाणु जनन में, सबसे पहले उसकी परिभाषा बताओगे। तो इसमें आप बताओगे बीजांड तथा भ्रूणकोश की परिवर्धन की प्रक्रिया को ही हम लोग गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। फिर आप लोग आगे क्या करोगे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा और साथ ही में इसका जो डायग्राम होता है, डायग्राम भी किस प्रकार से आपको अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में बनाना है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपका डायग्राम जो होता है एक बार समझ लो आप लोग कि कैसे बनाओगे। जो बीजांड होता है उसका डायग्राम किस प्रकार से बनाओगे। सबसे पहले एक गोला इस प्रकार से खींचना है आपको, ठीक है। उसके ऊपर एक गोला ऐसे, फिर इसके बगल में एक और ऐसे, फिर इसको पूरा कर देना है, ठीक है। इसको लाके इधर पूरा कर देना है। ये वाला इधर आ गया, इसका वाला, फिर इसके बाद में फिर एक ऐसे। बस ये आपका पूरा डायग्राम होता है। ऐसे आपको बनाना है। ऐसे ही यहाँ पर जितने भी डायग्राम बने हुए हैं उसको सबको बनाना है। कैसे बनाओगे आइए समझते हैं। सबसे पहले इसकी जो थ्योरी है उसके बारे में। सबसे पहली लाइन दी गई है कि बीजांड काय में उपस्थित मृदुतक कोशिकाओं में से एक अर्ध स्तरीय कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है तथा इसका कोशिका द्रव्य गाढ़ा तथा केंद्रक बड़ा हो जाता है। इस प्रकार से आपको समझना है। इसे हम लोग प्रपुष्पु कोशिका बोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पहले डायग्राम में देखो ये क्या है, पूरा डायग्राम स्टेप बाय स्टेप मैंने बनाया है। तो इसमें आप देखोगे तो जो बीजांड काय है, जो आपका इसमें जो कोशिकाएं होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीजांड काय बोलते हैं। तो बीजांड काय में उपस्थित आपकी जो मृदुतक कोशिकाएं होती हैं, मृदुतक कोशिकाओं में से कोई एक कोशिका जो होती है वो अपने आकार में बड़ी हो जाती है और साथ ही में इसका कोशिका द्रव्य गाढ़ा एवं केंद्रक बड़ा हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रपुष्पु कोशिका बोलते हैं। सेकंड वाले डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पर जो ये वाला बना है ऑरेंज कलर से, ये आपका प्रपुष्पु कोशिका है। तो ये आपकी लाइन क्लियर हो गई। फिर आपको आगे बताना है प्रपुष्पु कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है जिससे बाहर की तरफ एक प्राथमिक द्वितीय कोशिका का निर्माण होता है तथा भीतर की तरफ बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण होता है। यानी कि जो आपका प्रपुष्पु कोशिका है, अब केवल इस पर आप लोग ध्यान केंद्रित करो, बाकी सारे डायग्राम में हटा देता हूँ, ठीक है। तो प्रपुष्पु कोशिका में क्या होगा, प्रपुष्पु कोशिका में आपका समसूत्री विभाजन होगा जिसके परिणाम स्वरूप बाहर की ओर एक आपका क्या बनेगा, प्राथमिक द्वितीय कोशिका का निर्माण होगा जो कि आप यहाँ पर देखोगे। और दूसरा आपका इसमें होता है बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण। इस प्रकार से होता है, ठीक है। जो कि आपका जो बीजाणु जनन कोशिका होती है वो बिना विभाजन किए ही आपका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। जैसा कि आपके अगली लाइन में लिखा हुआ है, बीजाणु जनन कोशिका बिना विभाजन किए ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में कार्य करने लगता है की तरह, ठीक है। तो यहाँ तक का डायग्राम क्लियर हो गया है। फिर आगे आपको क्या बताना है, आगे आप बताओगे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इनमें से 3 अगुणित गुरु बीजाणु जल्द ही नष्ट हो जाते हैं। यानी कि जो आपका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका ये वाली कोशिका है, इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके परिणाम स्वरूप 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। लेकिन 4 में से 3 जो होते हैं उनका उसी समय पर नष्ट हो जाते हैं, केवल एक बचता है, ठीक है। इस प्रकार से देखोगे केवल एक बचता है। तो इसमें आप बताएंगे कि एक गुरु बीजाणु क्रियाशील होता है और क्रियाशील गुरु बीजाणु ही आपका भ्रूणकोश या मादा उद्भिद में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर जो आपका एक गुरु बीजाणु बनता है या मतलब कि बचता है वही आपका क्रियाशील गुरु बीजाणु होता है और क्रियाशील गुरु बीजाणु ही भ्रूणकोश या मादा उद्भिद में परिवर्तित होता है। इसको हम लोग गुरु बीजाणु यानी कि एन बोलते हैं और ये पूरा आपका भ्रूणकोश होता है। तो इस प्रकार से आपका ये डायग्राम भी आपने समझ लिया है पूरी तरीके से कि कैसे आपको बनाना है, कैसे करना है। अब जब ये क्वेश्चन आप लोग अपनी बोर्ड परीक्षा कॉपी में करोगे ना तो आपका ये आराम से 2 पेज में आ जाएगा। एक पेज में आपका डायग्राम आ जाएगा और एक पेज में आप लोग लिख दोगे। 2 पेज में कर दोगे, 5 नंबर आपको पूरे मिलेंगे, एक भी नंबर आपका यहाँ पर नहीं कटेगा। तो ये जो क्वेश्चन था आवधि पादपों में गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, मैंने आपको पूरा समझा दिया है। तो इसे आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अगला महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कौन सा है। तो अगला प्रश्न आपका इसमें है उत्परिवर्तन क्या है, जैव विकास में इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। ये भी आपका एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है आपका कि उत्परिवर्तन क्या है और जैव विकास में इसके महत्व पर आपको प्रकाश भी डालना है। तो सबसे पहले समझो कि उत्परिवर्तन की परिभाषा क्या होती है। तो इसमें आप बताएंगे उत्परिवर्तन की परिभाषा में कि अचानक होने वाले या बोल सकते हो आप लोग अचानक आने वाले बड़े परिवर्तन जो अगली पीढ़ी में वंशागत होते हैं उत्परिवर्तन कहलाते हैं। सिंपल सी परिभाषा है कि अचानक आने वाले जो बड़े परिवर्तन हैं जो अगली पीढ़ी में वंशागत होते हैं उनको हम लोग उत्परिवर्तन बोलते हैं। अब आप लोग उत्परिवर्तन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझो। सबसे पहले इसमें बताएंगे
नवजातीय लक्षणों में होने वाले इन आकस्मिक वंशागत परिवर्तनों को डी व्रीज ने उत्परिवर्तन कहा। यानी कि जातियों में जो इस प्रकार के होने वाले आकस्मिक वंशागत परिवर्तन को ही डी व्रीज ने उत्परिवर्तन कहा और सन 1901 ईस्वी में इन्होंने इस संबंध में एक उत्परिवर्तन सिद्धांत प्रस्तुत किया। जाति का प्रथम सदस्य जिसमें उत्परिवर्तन होता है उसको हम लोग उत्परिवर्तक बोलते हैं। यानी कि जिस भी जाति में जो प्रथम सदस्य होगा जिसमें उत्परिवर्तन होता है इसको हम लोग उत्परिवर्तक बोलेंगे। और उत्परिवर्तन जो आपके होता है वो अनिश्चित होते हैं तथा लाभदायक या हानिकारक दोनों प्रकार के हो सकते हैं उत्परिवर्तन। ठीक है, आगे आप इसमें बताएंगे कि उत्परिवर्तन किसी जीन विशेष में होते हैं जिससे जनन द्रव्य में परिवर्तन होते हैं अतः अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं। ये आपका ये हो गया। ठीक है, तो उत्परिवर्तन के बारे में आपने डिटेल समझ लिया कि उत्परिवर्तन क्या होता है। अब आपको उत्परिवर्तन में जो पॉइंट होते हैं, उत्परिवर्तन जो आपके 3 प्रकार के होते हैं, तीनों प्रकार के बारे में आइए मैं आपको बता देता हूँ। और फिर हम लोग जैव विकास में इसके महत्व पर क्या प्रकाश डालेंगे, क्या मतलब क्या महत्व है जैव विकास में इसका, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो उत्परिवर्तन आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार आपका होता है जीन उत्परिवर्तन जिसको हम लोग बोलते हैं जीन म्यूटेशन इंग्लिश में। दूसरा आपका होता है गुणसूत्र उत्परिवर्तन जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। और तीसरा आपका होता है गुणसूत्र समूह उत्परिवर्तन यानी कि जीनोमेटिक म्यूटेशन। इस प्रकार से आपका ये 3 प्रकार हो गए उत्परिवर्तन के। अब हम लोग अब बात कर लेते हैं जैव विकास की क्रियाविधि में उत्परिवर्तन का महत्व, जिसमें आप पहला पॉइंट बताओगे। क्या इसमें आप लोग पहला पॉइंट बताओगे, उत्परिवर्तन के कारण जीवों में विकासशील विभिन्नताएं कम समय में उत्पन्न हो जाती हैं। यानी कि उत्परिवर्तन के कारण ही जीवों में जो विकासशील विभिन्नताएं हैं वो बहुत कम समय में उत्पन्न हो जाती हैं। दूसरा पॉइंट बताएंगे कि एक जनजाति से कई मिलती जुलती प्रजातियां या जातियां उत्पन्न हो जाती हैं और संयोजी कड़ियों की उपस्थिति को हम लोग उत्परिवर्तन सिद्धांत द्वारा सहज ही समझा जा सकता है। इस प्रकार से 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट आपका इसमें दिया गया है, कृत्रिम उत्परिवर्तन द्वारा अनेक उन्नत फसलों की प्रजातियां तैयार की गई हैं। जैसे कि आपका गामा किरणों की सहायता से गेहूं की सोनारा 64, सरबती 64 किस्में, काल्सिन नामक रसायन से गेंदा, जीनिया आदि के बड़े पुष्प वाले पादप आदि प्राप्त किए जाते हैं। अगला पॉइंट बताएंगे, लास्ट पॉइंट जो कि आपका इसका होगा वो आपका होगा लघु परिवर्तन जैव विकास के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं क्योंकि इनसे पूर्वज तथा नई जाति के बीच की अवस्थाओं जैसे प्रजाति तथा उपजाति के बनने के कारण ज्ञात हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो ये वाला क्वेश्चन था कि उत्परिवर्तन क्या है और साथ ही में जैव विकास में इसके महत्व पर आपको प्रकाश डालना था, तो पूरा मैंने आपको बता दिया है। तो ये जो पूरा क्वेश्चन था ये पूरा कंप्लीट हो गया है। और साथ ही में यदि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही में इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया है। ठीक है, चाहे वो आपके बहुविकल्पी प्रश्न हो, चाहे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हो, सभी टाइप के प्रश्नों को हम लोगों ने यहाँ पर किया है। हर एक टाइप के प्रश्न को जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो सारे प्रकार के सभी टाइप के प्रश्न हमने इसमें किए हैं। और इसी प्रकार से यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जितनी जल्दी हो सके आप लोग उसको ले लो और साथ ही में तैयारी कर लो अच्छे तरीके से, जो भी आपके पास समय बचा है उसमें, तो ताकि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर ले आओ। ठीक है, और जितना हो सके आप लोग मेहनत करो, जितना हो सके आप लोग पढ़ो, जितना हो सके रिवीजन करो। ये सारी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो सब चीज़ आप समझ गए होंगे। तो यदि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।